रूपचंद दीगर बच्चों से ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है क्योंकि वो इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ है। स्कूल के बाहर बच्चे फटे कपड़ों और बगैर चप्पल के कौमी तराना पढ़ रहे हैं। रूपचंद के स्कूल में 43 बच्चे पढ़ते हैं, मगर वो इन सबसे ज़्यादा ज़हीन और होनहार तालिब इल्म है। रूपचंद ने छोटी सी उम्र में खुद से अहद कर लिया है कि वो सियासियात में मास्टर्स करके सियासतदान बनेगा, इलेक्शन में हिस्सा लेगा ताकि वो पार्लियामेंट के ज़रिए थरपारकर में जारी चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी कर सके और उन अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने मफादात की खातिर हज़ारों बच्चों को कर्ज़ों तले दबाया है और उनसे दिन रात पुरमुशक्क़त काम लिया जा रहा है। रूपचंद भी उन हज़ारों बच्चों में से एक बच्चा है और उसने आँख खुलते ही स्कूल के बजाय 3 साल तक खड्डी में बैठकर कालीन साजी की है। 1 साल कबल रूपचंद अपने कर्ज की अदायगी के बाद आज़ाद हुआ है। स्कूल जाने से पहले मैं 3 साल खड्डी में काम करता था। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल में तालीम हासिल करके सदन बनूंगा। सदर बनकर थरपारकर के जितनी बच्चे खड्डियों में काम कर रहे हैं उनको भी आज़ाद करूंगा। थर में तकरीबन 6000 बच्चे कालीन साजी के कारोबार में जबरन मुलव्वस हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ सेठों और एजेंटों के हाथों में फंसे हुए हैं जो कर्जे के नाम पर इनसे कालीन बनवाते हैं, मगर मार्केट से आधी कीमत पर माल इनसे लेते हैं। मिसाल के तौर पर कलेक्टिव मार्केट में फी फिट कालीन 500 रुपये का है तो सेठ उनसे यही माल 250 रुपये में उठा लेते हैं, क्योंकि उनको ये इजाज़त नहीं होती कि वो कलेक्टिव मार्केट में अपने कालीन बेच सकें। सेठ इन ख़ानदानों के साथ ये माहिदा करता है कि इनकी फैमिली के तमाम अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, कालीन साजी में हिस्सा लेंगे। सेठ इसके बदले में इन्हें कर्जा फराहम करते हैं। ये कर्जे डिफाइन नहीं होते क्योंकि इस कर्ज ही को इस्तेहसाल का ज़रिया बनाया जाता है, इसलिए ये अमल चाइल्ड लेबर में आता है। मिसाल के तौर पर कोई ख़ानदान अगर सेठ से 10,000 रुपये कर्जा लेता है तो वो 5 साल बाद 50,000 रुपये हो जाता है। हालांकि उन्होंने मुसलसल कमाया भी है, मगर कर्जा फिर भी डबल हो जाता है। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि इस सिस्टम को रोका जाए या कंट्रोल किया जाए। यहाँ ऐसे भी ख़ानदान हैं जो 14 साल से सेठ का कालीन बना रहे हैं, मगर महज 20,000 रुपये का कर्जा नहीं उतार सके। 14 साल थिया इन कम करिया तो 20,000 रुपया सेठ जाइन वो लैंड कौन था। थर में 70 के करीब सेठ और एजेंट काम करते हैं। एक सेठ और एजेंट के पास 50 से 100 के करीब खड्डियां हैं। इस वक्त पूरे थर में 6000 से जायद खड्डियां हैं। खड्डी दरअसल वो सांचा है जहां कालीन साजी की जाती है। कालीन साजी में मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं। एक मास्टर ट्रेनर कहलाता है जो बताता है कि कौन सा कलर मैचिंग करना है और इसके साथ वो नाट्स भी देता है। ये सारा घुटान का चक्कर होता है। इसकी ठुकाई होती है ताकि एक घुटान दूसरे घुटान से न मिले और गांठ न पड़े। 2 किले लगाते हैं, ठीक है। किले में तानी बनाते हैं, तानी बन जाती है, उसके बाद नीचे में हम रखते हैं, ठीक है। नीचे रखते हैं, उसका फुट बांधते हैं, ठीक है। अलग अलग मुख्तलिफ फुट बांधते हैं। और बड़ी जो साइज़ होती है उसका बड़ा, अब अभी 6-9 की साइज़ है उसे 6 फुट बांधने पड़ते हैं। 7-10 की है उसके 7 फुट बांधना पड़ता है। उसके बाद नीचे रखते हैं, नीचे रख के उसका हर अलग तार जो होती है उसको सेट करते हैं अपने खांचे पे, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से उठा के खड़ी पे लगाते हैं, खड़ी पे लगाते हैं, उसको ऊपर नीचे घुमाते हैं, ऊपर नीचे घुमाते हैं। उसके बाद हम उसको गुलेब बांधते हैं, जिससे तारें जो है ना आगे पीछे हो सकते हैं, जू भी आता है उसका। गुलेब बांधते हैं, उसी के बाद हम उसको दोबारा में फूट बांधते हैं, उसका खिलाल करते हैं, हर एक तार अपने खांचे पे रखते हैं, ठीक। अभी दूसरा मसला ये, बाद में इसकी थपनी करते हैं, ठीक। थपनी करते हैं, थपनी के बाद में अपना जो काम है ये फंदा भरने वाला ये शुरू करते हैं। अच्छा, इसी के बाद इसमें बंदा जो 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो बड़ी साइज़ होती है उसमें तो बहुत आदमी बैठ सकते हैं, छोटी हो तो आदमी कम बैठ सकते हैं, ठीक। इसके बाद तो काम थोड़ा ऊपर से आ जाता है, बॉर्डर निकल जाता है। इसके बाद तो बड़ा एक नक्शा होता है, बड़ा नक्शा, उसको मैं नक्शे को देख पे वो ड्राइंग टीचर हमारा बोली देने वाला वो तो हमको बताएगा, हम काम करेंगे उसके नक्शे के मुताबिक। वो उसके कालीन आध हो जाता है, उसको माप करते हैं हम, स्टेप के हिसाब से काम करते हैं, ठीक।
स्टेप करते फुल कालीन हो जाता है। उसके बाद उसको हम सोचते हैं अभी इसकी माप पूरी हो जाएगी, तो हम उसको काट के लिपेट करके माप करता हूँ अभी कालीन सीधा हो गया या टेढ़ा हो गया है, क्या इसका प्रॉब्लम कोई है ना, उस चेक करते हैं। ठीक, चेक करने के बाद हम ले जाते हैं सेठों के पास। एक खड्डी में 2 से 3 बच्चे काम करते हैं। खड्डी में जगह की गुंजाइश कम होती है, इसलिए सेठ ज्यादातर अपने माहिदे से इनहिराफ करते हुए बच्चों को बिठा देते हैं ताकि एक बड़े आदमी की जगह 3 बच्चे बैठ सकें। ये बच्चे एक वक्त में 2 गांठ देते हैं, जबकि एक अकेला आदमी एक वक्त में सिर्फ 1 गांठ दे सकता है। बच्चे 54 स्क्वायर फीट का एक कालीन 1 महीने में तैयार करते हैं, जबकि एक आदमी यही कालीन 2 महीने में तैयार करता है। इसलिए सेठ की दिलचस्पी बच्चों में ज्यादा होती है। 54 स्क्वायर फीट कालीन की मार्केट में आम कीमत 27,000 रुपए है, जबकि सेठ यही कालीन यहाँ से 13,500 रुपए में उठा लेता है, यानी आधी कीमत पर। ये पिरबू सेठ हैं जो बचपन में खुद सेठों की खड्डियों में काम करते थे, मगर अब ये खुद सेठ हो गए हैं और इनकी 50 के करीब खड्डियां हैं। मेरे पास इस टाइम 50 खड्डी है। 50 खड्डी है, उसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिज़ाइन हम लेते हैं आर्डर की। बाज़ार में अपनी डिज़ाइन के भी बनाते हैं हम, वो जगह पे देते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता। वो आगे वाला जो कस्टमर जो होता है वो अपना एक्सपोर्टर जो होता है वो अपनी मर्ज़ी वाला है। अगर डिज़ाइन वो देता है, अगर उसका ऑर्डर होता है तो उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। खड्डी हम खुद अपनी खरीदते हैं पहले, उसके बाद कारीगर को हम खड्डी गाँव में पहुँचाते हैं। घर के अंदर उसको छोटे बच्चे होते हैं जो घर के अंदर देने पड़ते हैं, बाहर नहीं काम करते हैं। शहरों में नहीं काम चल रहा है आज, पहले शहरों में चलता था, एक बड़ा होता सेंटर बना होता था, माल के जाके बेचते, सारे एक जगह काम चलता। उसके बाद होमवर्क का काम हो गया ना, घर के अंदर आदमी कर सकता है जैसे, और बहुत से काम ऐसे आदमी लोग घर के अंदर करते हैं। खड्डी सिस्टम बहुत है, एजेंट भी बहुत है सर में। खड्डी सिस्टम हो जाए कम से कम मेरे 5,000 के करीब होगी पूरे सर के अंदर। पहले बहुत थी, पहले ज़माने में बहुत ही, कम होती जा रही है कि लोगों को अभी निकलते जा रहे हैं, नया बच्चा सीखता नहीं है छोटा। पहले वाले बड़े को अगली मोटी हो जाती, फिर वो काम नहीं कर सक पाता है। छोटे बच्चे हमारे डिप्लो मिट्टी ताल के निकल गए, लोग तो तरक्की पे आ गए, तालीम पे आ गए, ज़्यादा लोग अभी तालीम दे रहे हैं बच्चों को। अब छाछड़ों साइड में रह गया काम, वो बड़ा इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, दूर इलाका है, बेरा से इस वजह उधर काम चलता है सिस्टम। खड्डियों में काम करने वाले बच्चों की नज़रें मुसलसल एक जगह देखने से कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि मुसलसल एक जगह बैठने से उनकी कमर में दर्द भी शुरू हो जाता है। इस तरह यहाँ कमर के दर्द की बीमारियां आम हैं। कालीन साजी में बच्चों की उंगलियां बड़ों से ज्यादा चलती हैं, ताहम इस बर्क रफ्तारी के सबब इनकी उंगलियों में जख्मी होने का अंदेशा भी ज्यादा होता है। जब मैं खड्डी में काम करता था तो मेरे कमर में दर्द होता था और मेरे आंखों में तकलीफ होती थी। अब मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाद सेठ बच्चों को रोजाना 40 रुपए की उजरत पर उनसे घंटों पुरमुशक्कत काम लेते हैं, जबकि इन बच्चों का कहना है कि इन्हें स्कूल जाने का शौक है, मगर वो खानदान की माली किफालत की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। मूंखे स्कूल पढ़ण जो शौक़ु आहे ॾाढो। ग़रीब माण्हू ऐं पढ़ी कोन थो सघां, खॾी ते कमु कंदो आहियां, 40 रुपया हर रोज़ वठंदो आहे। मजबूरी आहे, असीं खॾी जो कमु कंदा आहियूं, असांखे पढ़ण जो शौक़ु आहे, असीं पढ़ण में ख़र्च लॻंदो आहे, असीं पढ़ंदा कोन आहियूं। हर जिले में लेबर डिपार्टमेंट का एक लेबर इंस्पेक्टर होता है, जिसका काम आम लेबर के मसाइल हल कराना होता है। वो ऐसे तमाम मसाइल को मॉनिटर करता है, लेकिन थर में एक भी लेबर इंस्पेक्टर तैनात नहीं, जबकि थर में चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी तश्कील दी गई है, मगर ये कमेटी गैर फाल है। कमेटीज़ बनाई गई थी नाज़िम के उसमें सरबराही में। अब जब से ये चेंज ऑफ द गवर्नमेंट हुई है तो नाज़िम्स इतना एक्टिव नहीं रहे, इस वजह से जितने भी इदारे नाज़िम्स की सरबराही में बनाए गए थे वो सारे जो है वो स्लो डाउन हो गए, तो ये भी स्लो डाउन हो गया है। अब अभी बात हुई थी, लेबर मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, तो ये बात हुई थी कि किसी तरह इसकी कंपोजिशन चेंज की जाए और डीसीओ को इसका सरबराह बनाया जाए ताकि इसको एक्टिवेट किया जा सके। तो होपफुली कुछ होगा इस फ्रंट पे भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह इसको हम एक्टिवेट कर देंगे।
मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर की या लेबर अफसर की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, वैसे पोस्ट तो यहाँ पे है। थरपारकर की आबादी 10 लाख के करीब है। ये ज़िला 19,000 स्क्वायर फीट पर मुहित है। ये ज़िला 4 तहसीलों और 94 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है। सूबा सिंध के दीगर अजला के मुकाबले में इस ज़िले में सबसे ज़्यादा गांव हैं, जिनकी तादाद 2,355 है। थर का बेशतर हिस्सा भारतीय राजस्थान से मिलता है और ये रेगिस्तानी इलाका है। दीगर इलाकों की निस्बत यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ की 40% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है, जबकि 60% आबादी मुस्लिम है। 40% हिंदू आबादी में से 90% निचली जात के हैं, जिनमें कोली, बील और मेघवाड़ शामिल हैं, जबकि 10% ऊंची जात के हैं, जिनमें राजपूत, बनिए, लौना, सुनहार और बरेहमन शामिल हैं। जबकि मुसलमान आबादी का 80% हिस्सा समाट पर मुश्तमिल है, जिनमें राना, समीजा, नोड़ी, राजर और दीगर कबाइल शामिल हैं। 10% आबादी में बलोच और 10% आबादी भारत से हिजरत करके आने वाले महाजरीन पर मुश्तमिल है। यहाँ की ज़ुबान डाटकी है, जो गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी और कच्छी ज़बान के इश्तराक से बनी है। यहाँ सदियों के सफ़र ने एक मुश्तरका कल्चर और एक नई ज़ुबान बनाई है। रूपचंद थरदीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम TRDP के कायम करदा स्कूल में पढ़ रहा है। ये NGO थर में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए काम कर रही है। रूपचंद और इसके ख़ानदान को सेठ के कर्जों से TRDP ने निजात दिलाई है। रूपचंद के स्कूल में तकरीबन 43 तालिबे इल्म पढ़ते हैं। इनमें से 25 बच्चे ऐसे हैं जो हाल ही में सेठों के कर्जे से आज़ाद हुए हैं और वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों की ख्वाहिश है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स बने। मैं पढ़ के डॉक्टर बनूं। मैं पढ़कर टीचर बनूंगी। मैं पढ़कर नर्स बनूंगी। मैं पढ़कर टीचर बनूंगी। मैं पढ़कर इंजीनियर बनूंगी। थर में चाइल्ड लेबर के खात्मे के खिलाफ थरदीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम TRDP गुज़िश्ता 5 बरस से काम कर रही है, जिसको कॉमिक रिलीफ UK और सेव द चिल्ड्रन UK का ताउन हासिल है। TRDP ने अब तक 2000 ख़ानदानों को सेठों के कर्जों से निजात दिलाकर उन्हें अपनी खड्डी का मालिक बना दिया है। इन ख़ानदानों में 3,500 बच्चे शामिल हैं। TRDP ने इन ख़ानदानों को इंटरेस्ट फ्री कर्जे भी दिए हैं, जिस पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2000 ख़ानदान के साथ हमने काम करना था, जिसमें माशाल्लाह हम वसूख से ये कह सकते हैं कि हम 150 गाँवों से ज़्यादा गाँव में पहुँचे, जहाँ पे हमने 2000 ख़ानदानों तक टच किया। 6 करोड़ रुपयों का बंदोबस्त किया गया डोनर की मदद से। उनको बग़ैर किसी इंटरेस्ट के कर्ज़ा मुहैया किया गया, जिससे वो आज़ाद हुए और उनके 3,500 के करीब बच्चे, जिसमें बच्चियाँ भी आधी शामिल हैं, वो किसी तरह डिसएंगेज हुए। मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल काम नहीं करते, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमने कहा था कि गरीब की आमदन यहाँ से आ रही है, लेकिन बच्चे की तकालीफ को कम करना है, उसकी इन्वायरमेंट को ठीक करना है, उसकी टाइमिंग को ठीक करना है, उसको एजुकेशन से महरूम नहीं होने देना। तो हमने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में इसको देखा। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि उस फैमिली को और क्या चाहिए, उन गाँव में और क्या चाहिए। पानी का बंदोबस्त नहीं है तो कुएँ का बंदोबस्त कर देते हैं, स्कूल का बंदोबस्त नहीं है तो स्कूल का बंदोबस्त कर देते हैं, टीचर का बंदोबस्त नहीं है तो वहाँ से किसी बच्ची को जो थोड़ा बहुत पढ़ी हो उसकी तरबियत कर देते हैं, उसको मज़ीद पढ़ा देते हैं, और वहीं पे उसको स्कूल कम्युनिटी को कहते हैं, अपना चौराहा स्कूल जिसका हम जिक्र करते हैं, वो खोल के देते हैं। उसमें छोटी मोटी चीज़ें, टीचिंग एड्स डाल देते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, बच्चों की ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं, जो इसको किसी हद वाले से इसको ऑन भी करें, और उसके साथ साथ उसमें टीचर की भी इस्लाह हो, पेरेंट्स को भी वो साथ लेके चलें। पेरेंट्स की हमने कमेटियाँ बना दी, जिसको हम तंजीमें कहते हैं, वो बना दी ताकि इसको ऑन करें। TRDP और इन ख़ानदानों के दरमियान ये माहिदा होता है कि वो अपने बच्चों को इनके स्कूल भेजें। इन बच्चों की तालीम के लिए 50 के करीब गैर रस्मी तालीमी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ तकरीबन 3,500 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बच्चे जिनकी एज 6-7 साल से शुरू होती थी और 14 साल तक के बच्चे, जिनकी उम्र खेलने की थी, जिनकी उम्र पढ़ने की थी, जिनकी उम्र जो थी मुस्कुराने की थी,
उनके सारे हकूक़ पायमाल करके उनको कारपेट की खड्डी पे बिठाया गया। और उस हवाले से हमने जब अपना काम शुरू किया तो हमने ये देखा कि उनके जितने भी मसाइल हैं वो मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका मसला गुर्बत था, उनका मसला रवैये का मसला भी था, उनके मसाइल दूसरे समाजी मसाइल से बिल्कुल जुड़े हुए थे। इसीलिए हमने ये बेहतर समझा कि किसी भी बच्चे को बजाय खड्डी से उठा के डायरेक्ट स्कूल में फेंक देना और उसको छोड़ देना, मेरे ख्याल में ये मसले का हल नहीं था। इसीलिए हमने एक मरबूत प्रोग्राम शुरू किया, और मरबूत प्रोग्राम शुरू करने के हवाले से हमने जो डेटा इकट्ठे किया उसमें हमें यह अंदाज़ा हुआ कि एवरेज फ़ी बच्चे के ऊपर 25 से 30 हज़ार रुपया कर्ज़ा है। वो कर्ज़ा जो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के हवाले से उनके रिश्तेदारों ने लिया था, उनके पेरेंट्स ने लिया था, उस कर्ज़े के तले ये सारे बच्चे दबे हुए थे और उसकी वजह से ये काम कर रहे थे खड्डियों में। पहले तो हमने बंदोबस्त ये किया कि उनका कर्ज़ा किस तरह से रीपे किया जाए, और कर्ज़ा वापस करने के बाद हम उन ठेकेदारों से जिनसे इन्होंने कर्ज़ा लिया था उनसे एक एग्रीमेंट करें ताकि ये दोबारा उनको इस किस्म का कर्ज़ा देके बांडेट न बनाए। और 3,500 बच्चे हमने वहाँ से उठा के स्कूल में दाखिल करवाए। थर के लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार बारिशों पर है, क्योंकि लोगों की आमदनी का बेशतर हिस्सा जानवर के बेचने से हासिल होता है। इस ज़िले में 40 लाख से ज़ायद माल मवेशी हैं, जिनमें बकरी, भेड़, गाय और दीगर जानवर शामिल हैं। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों को 40% गोश्त थर ही से आता है। थर के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की फरोख्त के लिए मंडियां भी लगती हैं, जहां से व्यापारी जानवर खरीद कर मुख्तलिफ शहरों में ले जाते हैं। हाल ही में जो बारिशें हुई हैं, ये ना होती तो थर एक बार फिर कहत साली का शिकार हो जाता और लोग सस्ते दामों अपने जानवरों को फरोख्त करने पर मजबूर हो जाते। फिर थर से हिजरत करके करीबी अजला में रोज़गार की तलाश के सख्त तरीन मराहिल से गुजरते। ताहम हालिया बारिशों की वजह से अब थर में जानवरों के लिए चारा मैसर है और लोगों को उम्मीद है कि जानवरों की बेहतर सेहत के सबब मार्केट में इनकी कीमत भी ज़्यादा लगेगी। अगर थर में ज़्यादा बारिशें हों तो लोगों के माश का बेशतर इन्हिसार ज़राअत पर रहता है। यहाँ बारानी की सारी फसलें होती हैं, जिनमें मूंग, थल, दाल, बाजरा और गवार शामिल हैं। ये रूपचंद का गांव रंचानी है। रंचानी तहसील चाचड़ों में वाक़ है। यहाँ 50 के करीब घर हैं और ये गांव 350 नफूस पर मुश्तमिल है। रूपचंद का ख़ानदान सेठ के कर्जे से आज़ादी हासिल करने के बाद खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहा है। रूपचंद के वालिद निगोमल और उसकी माँ केसर बाई की एक ही ख्वाहिश है कि उनका बेटा रूपचंद पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। लड़के के वालिदैन का कहना है कि वो गरीब ज़रूर हैं मगर अपने बेटे को अच्छी तालीम ज़रूर दिलाएंगे। असांजी नियत में है त पढ़ाणो है, भला ये में फाइनल थे तरी अंग्रेजी में अगतला जे को असाना मिलियो ये अल्लाह रे घर तरफा जे असाना रोजी ये जे मिली तो पढ़ा सा नहीं मिली तो कने पढ़ाने अंग्रेजी पास कराए। असें अञा जाना त कॉलेज सुधी पढ़ा सा इते बच्चा त अगते असां जे गुंजाइश थे सकियो त पढ़ा सा गरीबत में ना आसे। ये कैसर बाई हैं, रूपो की माँ। सूरज गुरूब होने के फौरन बाद अपने घर में लालटेन जला रही हैं ताकि रूपचंद रात को अपना होमवर्क इसी लालटेन की रोशनी में कर सके। माँ की एक बड़ी ख्वाहिश ये है कि रूपचंद पार्लियामेंट्रियन बनकर अपने गांव में बिजली जैसी बुनियादी सहूलत फराहम कर सके। मैं सियासतदान बनकर अपने गांव को और बिजली ही फराहम करूंगा और बच्चों को मुफ्त तालीम दूंगा। रूपचंद के गांव में लालटेन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि थर के सैकड़ों गोठों की तरह यहाँ भी बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोग रातों को लालटेन जलाते हैं। मेरा गांव रंचानी है, 2 किलोमीटर है उड़ानी है, और ये ढाकला है 3 किलोमीटर, उसमें लाइट चल रही है, मेरे पास लाइट नहीं।
यहाँ के लोगों के लिए रेडियो से खबरें सुनना है। ये लोग रातों को अपने घरों के सामने चटाई बिछाकर रेडियो सुनते हैं। रेडियो इसलिए सुनते हूँ, हमारे गांव जो रणछानी है ना, इसमें बिजली है नहीं, टीवी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मैं रेडियो सुनता हूँ। शाम के वक्त जो हमारे गांव के लोग हैं सारे आते हैं, बैठक में बैठ के शाम के वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो मैं सुनती हूँ। ये डामरो है और पैदाइशी नाबीना है। ये रातों को भजन गाता है। गांव के लोग भजन सुनने के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल होती है। ये अपने भगवान को गम और खुशी के मौके पर ज़रूर याद करते हैं। ये सिलसिला रात गए तक चलता है। भजन हम इस वजह से सुनता हूँ, जो हमारे खुशी होती है, कोई रियान रस्म रीत होती है या शादी मुरादी होती है, उसी में हम भजन गाते हैं तो लोग भी आते हैं, वही सुनती है। और दूसरा तो काम गमी भी होती है, उस वक्त भी हम भजन गाते हैं। और बारिश की मौसम होती है, इसमें हमारे को खुशी होती है बारिश की, उसी वजह से हम भी भजन गाते हैं। यहाँ लोग रातों को अपने घरों से निकलने के लिए अंधेरे के बाइस टॉर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ सांप बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और इनके कांटे के इलाज के लिए शहर का रुख करना पड़ता है, क्योंकि थर के देहातों में इलाज मालजे का खातिर ख्वाह बंदोबस्त नहीं है। इस जिले में 3 बड़े अस्पताल हैं और 2 रूरल हेल्थ सेंटर्स कायम हैं, जबकि 70 के करीब डिस्पेंसरियां और बेसिक हेल्थ सेंटर्स भी हैं। ताहम इन अस्पतालों में डॉक्टरों और अद्वियात की कमी है। हेल्थ की और बाकी गवर्नमेंटल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत है और काफ़ी वक्त से इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, तो स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ख़ास तौर पे और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आम तौर पे लेस देन 50% स्टाफिंग पे काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मीटिंग हुई थी, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें इजाज़त दी जाए तो हम यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट्स करें ताकि इन इदारों को हम चला सकें। यहाँ की ख़वातीन में एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी आम है। इसकी वजह खुराक की कमी है, जबकि यहाँ टीबी की बीमारी भी आम है, जिसकी बुनियादी वजह गुर्बत व अफलास है। थर ज़िले में बुनियादी तिब्बी सहूलतों के फुक़दान के बाइस ये बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं, जबकि यहाँ सांप के काटने के वाक़यात भी आम हैं, ताहम इनका तदारुक कोई नहीं है। ख़ास तौर पे ख़वातीन में हामला औरतें आती हैं जो उसमें खून की कमी ज़्यादा है। बच्चे आते हैं उसमें भी यही प्रॉब्लम है। उसको एक सोकड़ो जिसका हमें बोलते हैं PCM ग्रेड 3, वो भी मतलब कमज़ोरी की एक बीमारी होती है। ये अक्सर बच्चे ये आते हैं। बाकी सीज़न में सर्दियों की मौसम है तो ARI जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसके आते हैं। अभी जैसे बारिशों की मौसम है तो इसमें डायरिया वोमिटिंग के ज़्यादा आते हैं और बड़ों में से सांप डसे ज़्यादा आते हैं जून जुलाई अगस्त में। तकरीबन डेली एडमिशन 20 से 25 है और एवरेज जो हमारी बेड ऑक्यूपेंसी है वो 40 से 45 है। मतलब हर वक्त बेड फिल ही रहते हैं, कोई खाली नहीं होता है। ये 50 बिस्तरों की अस्पताल है और ज़्यादातर हम एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ते हैं। ज़िले में 3 कॉलेजेस हैं, जिनमें 1 डिग्री, 1 सेकेंडरी और 1 गर्ल्स डिग्री कॉलेज शामिल है। यहाँ एक पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट और एक मोनो पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है, जबकि 5000 के करीब प्राइमरी स्कूल्स भी हैं। जहाँ तक तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है वो बेहतर है, जबकि स्टाफ और दीगर सहूलतों का फुकदान है। थर के देहातों में वाटर सप्लाई के मंसूबे न होने के बाइस खवातीन और बच्चे कठिन मुसाफत तय करके कुओं से पानी भरते हैं। थरी खवातीन और बच्चे सरों पर पानी के मटके रखकर घरों को ले जाते हैं, जबकि मर्द पानी के डब्बे अपने कंधों पर उठाते हैं। कुओं के पास मर्द, खवातीन और बच्चे एक साथ पानी भरते हैं, क्योंकि ये एक ही गांव के लोग हैं। हालिया बारिशों के नतीजे में कुओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है और 100 से 150 फीट तक ज़मीन के नीचे ये पानी मौजूद है।
थर में गुज़िश्ता 5 बरसों के मुकाबले में पानी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, मगर पानी खारा है, जबकि बड़ी आबादी वाले इलाकों में पाइप लाइनों के ज़रिए पानी फराहम किया जाता है, जहां लोग अपने घरों में पानी हासिल करने के लिए वाटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। रूपचंद का ताल्लुक मेघवाड़ कम्युनिटी से है। रूपचंद के गांव में डोंगरपुरी शाम का एक छोटा सा मंदिर भी है, जहां अक्सर बेशतर रूपचंद पूजा करने के लिए जाता है। थर में बड़े मंदिर का रिवाज शहरों में है। सुबह और रात के औकात में इन बड़े मंदिरों में पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है। पूजा करने वालों की बड़ी तादाद इन मंदिरों में बाकायदगी से आती है और भजन सुनती है। सुबह की निस्बत रात के औकात में पूजा करने वालों का काफ़ी रश होता है। ये नगर पारकर का इलाका है, जहां 5 कदीमी व तारीखी जैन मंदिर हैं। एक मंदिर वीरवा और एक गोडी के मुकाम पर वाक़ है। एक बोडीसर के करीब मौजूद है, जबकि 2 मंदिर नगर पारकर शहर के अंदर वाक़ हैं। बोडीसर का ये जैन मंदिर 1200 साल पुराना है। इसका पूरी हिस्सा टूट फूट का शिकार हो चुका है, जबकि अंदरूनी हिस्सा भी कदरे खस्ता हालत में मौजूद है, मगर इसकी खूबसूरत मूर्तियां अब भी मंदिर के बैरूनी हिस्से में सही सलामत हालत में हैं। थर में जैन मत के मानने वाले क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ से हिजरत करके भारत चले गए। अब यहाँ पूजा पाठ नहीं होती और ना ही इन मंदिरों का कोई वाली वारिस और रखवाला है। ये जैन मंदिर नगर पारकर शहर में वाक़ है। अगरचे इस मंदिर की हालत खासी खस्ता है, लेकिन ये अपनी नौइयत के मखसूस फ़न तामीर का एक आला नमूना ज़रूर है। इसके अंदर दीवारों पर बने नक्शो निगार और तस्वीरें अब तक महफूज हैं, जबकि इसके अंदर मूर्तियों की जगह खाली पड़ी हैं। ये मंदिर 500 साल पुराना है, लेकिन अब तक इसकी खूबसूरती बरकरार है। ताहम इसका कोई भी रखवाला नहीं है। जगदीश हरे जिन्हों के संकट चिन्मय दूर करे, ओम जय जगदीश। नगर पारकर शहर के करीब ये जैन मंदिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और उसकी छत और दीवारें गिर गई हैं, जबकि अब भी इसकी बुनियादें बाकी हैं। गोड़ी का ये मंदिर शाम के वक्त एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। दरअसल ये जैन मंदिर है, जबकि इस इलाके का नाम गोड़ी है, इसलिए ये गोड़ी के मंदिर के नाम से मशहूर है। ये मंदिर 2000 साल पुराना है। ये अपने फ़न तामीर के लिहाज से खूबसूरत तरीन मंदिरों में शुमार होता है। इसकी तामीर में आम पत्थर कम और संगे मरमर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। दीगर जैन मंदिरों में ये मंदिर बड़ा और कुशादा है, ताहम इसकी सही देखभाल न होने के सबब यहाँ की सूरत हाल अबतर हो गई है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में रोशनी न होने के बाइस काफ़ी अंधेरा है और यहाँ चमगादड़ों का एक झुंड भी रहता है, जिसके बाइस इसका अंदरूनी हिस्सा बैरूनी हिस्से से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि लोग चमगादड़ों से डरते हैं। अगर ये कहा जाए कि चमगादड़ इस मंदिर की रखवाली हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि चमगादड़ें गलत सोच रखने वाले लोगों से इस मंदिर की हिफाजत करती हैं। जैन मानने वाले मैं अंग्रेज़ों के ज़माने था, उस ज़माने में थोड़े थे, कोई 5-7 घर थे, लेकिन व्यापारी जो थे, लाइन थे जो, वो पहले सुमरू की हुकूमत जो आई अंग्रेज़ से पहले ही चले गए, क्योंकि रण ऑफ कच्छ जो है वो उसका समुद्र चला गया। इसी के लिए वो लोग चले गए, कोई बम्बई गए, कोई सूरत गए, कोई पाली मारवाड़ गए। इसका बड़ा मंदिर है पाली मारवाड़ इंडिया में। जैन की मूर्ति जो है वो खड़ी हुई मूर्ति, उसको कहा जाता है ये जैन का मंदिर है, जैन की मूर्ति है। दीवार के बाहर भी खड़ी होगी, देखी होगी, और दीवार के अंदर भी होगी तो खड़ी मूर्ति देखने में आती है। जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म की एक शाख है, और उसके आगे वहाँ 6 मोजिज़ उसके किताब हैं, जिसको 6 आरा करके बोलते हैं। इंसा धर्म है, माना कोई साह वाली शय जो है वो उसको आप न खाएं, और कोई जिंदा चीज़ जो है उसको मारें न, और अपनी कौम को आगे लाएं और हम थोड़ाई में होएं। ये उसका मता है, मकसद। और जैन के आगेवान पहले महावीर, नीमनाथ, पारसनाथ, ये जो हैं जैन के बड़े गुरु ये। नगर पारकर शहर कारोझर के दामन में वाक़ है। ये खूबसूरत पहाड़ मादनी वसाइल से मालामाल है। ये पहाड़ मुकम्मल
ग्रेनाइट है और यहाँ 7 अक़साम की ग्रेनाइट मौजूद हैं। कारोझर 18 मील तक फैला हुआ पहाड़ है। यहाँ ग्रेनाइट के अलावा तांबा और लोहा भी मौजूद है। नगर पारकर के करीब बोडेसर गांव वाक़े है। दरअसल बोडेसर गांव एक तालाब के नाम से मंसूब है। ये तालाब अभी तक मौजूद है और यहाँ बारिशों के मौसम में पानी भी जमा होता है। यहाँ लोग नहाते भी हैं और यहाँ जानवर आकर पानी भी पीते हैं। इस तालाब के साथ एक कदीम मस्जिद भी है जिसको गुजरात के हाकिम महमूद शाह बिन मुजफ्फर शाह ने 880 हिजरी में तामीर किया था। इस मस्जिद के ऊपर 5 गुंबद हैं। फन तामीर के एतबार से इसका शुमार खूबसूरत मस्जिदों में होता है। इस मस्जिद की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के अहाते में 1 दर्जन से ज़ायद पुरानी कब्रें मौजूद हैं। इन कब्रों की सही देखभाल न होने की सूरत में इनकी हालत नागुफ्ता बह है। ये मारवी का कुआं है जो बालवा गोट में वाक़ है, जहाँ मुकामी लोक फनकार सिंध के अजीम सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम सुनाते हैं। शाह के कलाम में मौजूद मारवी और उमर की दास्तान यहाँ शौक़ से सुनी जाती है। थरी रिवायत के मुताबिक थर में उमर नामी बादशाह हुआ करता था। एक दिन उमर बादशाह की कुएं के पास मारवी नामी खूबसूरत लड़की पर नज़र पड़ी और वो उसको ज़बरदस्ती अपने महल में ले गया, जहाँ इसको शादी करने पर मजबूर किया गया। मारवी के मुसलसल इनकार करने पर इसको कैद में रखा गया, जहाँ मारवी कई दिन तक रोती रही, जिस पर उमर बादशाह ने मारवी को अपनी बहन बनाकर वापस इसके गांव छोड़ दिया। ये कुआं आज तक मौजूद है, जहाँ लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए सिक्के फेंकते हैं। लोगों का कहना है कि इस कुएं में सिक्के फेंकने से उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मारी के कुएं पे दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगने का तरीका है सिक्का फेंकना। 1 रुपये का या 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का फेंकते हैं। वो मन्नत इसलिए मांगते हैं कि कोई मन की मुरादें पूरी हो जाएं। थर का शुमार सिंध के पुरअमन ज़िलों में होता है, जबकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहती है और आपस में शीरो शकर है। थर में हिंदू व मुस्लिम फसादात या अख्तलाफात के वाक़यात कभी सामने नहीं आए, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे की मजहबी रिवायात और कल्चर का एहतराम करती हैं। ताहम हाल ही में यहाँ चोरी डकैती की इक्का दुक्का वारदातें हुई हैं, जिसकी वजह यहाँ के लोग डेवलपमेंट को करार देते हैं। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान समाजी और माशी रिश्ते इतने मजबूत हैं कि वो मजहबी फसादात या इख्तलाफात पैदा नहीं होने देते। हमारा कल्चर जो है, मुसलमान अपने मज़हब में तो वो मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किए हिंदू पर, और इसी तरीके से हिंदू भी जो है वो भी मुसलमानों पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से कभी भी हमारा क्लैश इस बात पर नहीं हुआ है। हालांकि 48 में, उसके बाद 71 में, 65 में जंगें भी लगी, लेकिन उनका असर हमारे पर नहीं पड़ा। जो हिंदू मुस्लिम आबाद हैं उनमें कोई भी ऐसा बडेरा जो है नहीं है। ना तो राजपूत की कोई हाकमियत है यहाँ, ना कोई ब्राह्मण की, ना कोई सैयद की, और ना ही कोई ऐसा बड़ा आदमी जो हो उसकी है। प्री पार्टीशन भी ये होता था कि दिवाली, ईद, जो भी त्यौहार होते थे वो जॉइंट सेलिब्रेट होते थे। उसमें बड़े से बड़ा ये होता था महरम। महरम में हमारे यहाँ कोई जिसको शिया कहें, इस किस्म की कोई मुसलमान कम्युनिटी भी नहीं थी। वो इसमें शरीक होते थे मुसलमान, और बराबर के शरीक हिंदू भी होते थे। उनको ये महरम के जो 10 दिन हैं उनमें इनके बच्चों को भी खिलाते थे हिंदूस, और जो वहाँ मातम में जो पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ जो पिड़ में होते थे, उनको भी खिलाते थे। हिंदू औरतें अपने सर पे वो पानी के घड़े ला के उनको, उनकी एरिया जो होती थी गर्मी के मौसम में, उनको भिगोते थे कि वो मातमों को तकलीफ़ नहीं हो, मातमीन को। दिस वाज द स्पिरिट इन द बैकग्राउंड बिफोर पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजूद के बाद
ये चीज़ मेंटेन होती रही। थर के लोग सिंध के दीगर अजला से अलग किस्म का घर बनाते हैं। इन घरों को चोरा कहते हैं। चोरा का डिज़ाइन इग्लू की तरह गोल होता है जो 14 से 20 फीट तक का होता है। इसकी दीवार कच्ची ईंट से बनाई जाती है जबकि छत लकड़ी और घास से बनाई जाती है। एक चोरा की तामीर पर 5,000 से 50,000 रुपए तक की लागत आती है। चोरा गर्मी के मौसम में न ज़्यादा गर्म और न सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्द होता है, जबकि बारिशों के मौसम में भी काफ़ी पायदार साबित होता है। चौरा जो है हम मट्टी से बनाते हैं, कच्चा मट्टी नीचे से लेके आते हैं ऊँट या किसी गधे पर, यहाँ पर घर पे लेके फिर मट्टी पानी लेके आते हैं भर के, खूह से भर के आते हैं यहाँ पर घर पे और मट्टी पानी से भिगो के फिर हमारे पास संचा है एक, संचे से ईंटें बनाते हैं। ईंटें बना के फिर वो जब सूखती है उसकी दीवार बनाते हैं। दीवार बना के फिर लकड़ी हम या शहर से लेके आते हैं और कुछ लकड़ी ऐसी है जो यहाँ पर हमारे को जंगल में मिल जाती है, वो जंगल से लेके आते हैं। और उसके बाद में जो उसके ऊपर जो दिया हुआ है उसको हम छाजा बोलते हैं, खिप, वो भी हम जंगल से लेके आते हैं, हमारे को बगैर पैसे से। थरी औरतें रिवायती सिंधी रलियां और हाथों के पंखे भी बनाती हैं। यहाँ की औरतें लिबास बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सारी कढ़ाई और सिलाई हाथों ही से करती हैं। हमारे बाराड़ी के गोठ में गांव में भी है ना, जो लड़कियां हैं वो इतनी चूड़ियां पहनती है, वो गैर शादीशुदा होती है। ये लड़की अपने हाथों से बनाती है और जो भी लिबास बनाती है वो शादी के बाद पहनती है। दुपट्टा, घाघरा होता है, गज और भी चारपाई की चादर होती है और उसका सराहना होता है। हाथों का पंखा बनाती है अपने हाथों से। ये सारा काम लड़की खुद करती है। मशीन का तो काम कर नहीं सकती हैं, उसलिए अपने हाथों से बनाती हैं। जो भी लिबास बनाती है वो खुद अपने हाथों से बनाती है और शादी के बाद उनको ये काम आता है। थरपारकर के शहरों में हेयर ड्रेसर्स की दुकानें आम हैं, जबकि देहातों में हेयर ड्रेसर्स का नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ लोग एक दूसरे के बाल खुद काटते हैं। थर रेगिस्तानी इलाका होने के बाइस यहाँ सिर्फ 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ चलती हैं, यानी ऐसी गाड़ियाँ जिसके चारों व्हील काम करते हैं। यहाँ केकड़ा गाड़ियाँ चलती हैं। ये दरअसल GMC कंपनी की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन इनको मुकामी ज़ुबान में केकड़ा कहते हैं क्योंकि ये केकड़ा नुमा गाड़ी है और ये रेगिस्तान में ना फंसने वाली और पायदार गाड़ी है। दरअसल ये आर्मी के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियाँ हैं जो अपनी मियाद पूरी होने के बाद नीलाम कर दी जाती हैं, जिन्हें आम लोग खरीद लेते हैं। भाई केकड़े 6 व्हीलर गाड़ी है, ये आर्मी की नीलाम है। इधर हमारे इलाके में यही चल सकती है और गाड़ी नहीं चल सकती है। रेगिस्तान का रास्ता है, इसीलिए ये गाड़ी मजबूत है। शेफ केकड़े जैसा है और 2 आंखें इसके आगे जो केकड़े जैसी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको केकड़ा। आर्मी से नीलाम होके आती है, ये आती है कोई तकरीबन अभी इस हिसाब से अभी आती है कोई 2 लाख में मिलती है नीलाम। लोकल बनाते हैं, लोकल कोई 5 लाख तक खर्चा करते हैं, 2 लाख वो 7 लाख तक हमारे को ये पड़ती है जाके। थर के देहातों में बच्चों का अहम खेल दरख्तों के नीचे झूला झूलना है। एक रस्सी किसी दरख्त के नीचे बांध दी जाती है और बच्चे और बच्चियां अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इन बच्चों का आपस में बाकायदा मुकाबला भी होता है। रूपचंद अक्सर फारिग औकात में मोरों को दाना डालता है। रूपचंद मोरों से बहुत प्यार करता है और मोर इससे डरते भी नहीं। वो मोरों के करीब जाकर अपने हाथों से इनको दाना देता है और मोर इन्हें शौक से खाते हैं। रूपचंद मोरों के सर पर हाथ रखकर इनको प्यार भी करता है क्योंकि ये इसके दोस्त हैं। थर सिंध का वाहिद जिला है जहां मोर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ मोर 2 से 2.5 लाख के करीब मौजूद हैं। हर गांव में मोर सैकड़ों की तादाद में नजर आते हैं। यहाँ के लोग मोर के शिकार को अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो इनको एक अलामत और गांव की खूबसूरती का हिस्सा भी समझते हैं। बाज़ लोग मोरों को अपना महाफिज भी समझते हैं क्योंकि मोर सांपों का शिकार करते हैं और इन्हें जान से मार देते हैं।
थर में मोर बाकायदा अपने परों को खोलकर नाचते हैं और रक्स ताउस का ये मंजर दीदनी होता है। मुझे मोर उड़ते बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूं कि थर पर के बच्चे भी उस तरह आज़ाद हो सके। रूपचंद इन मोरों को देखकर सोच रहा है कि यहाँ के बच्चे सेठों और एजेंटों के शिकंजे से और जबरी मुशक्क़त की भट्टी से कब आज़ाद होंगे। बच्चे मोरों की तरह अपनी आज़ादी, खुशी और मासूमियत को कब महसूस कर सकेंगे। रूपचंद की सोच एक ऐसा सवाल है जो हमारे अरबाब इख्तियार के लिए और थर के मुस्तकबिल के लिए सवाल ही नहीं, चैलेंज भी है।